हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सब्जेक्ट फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता के बारे में उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी नकारात्मक धारणा देखी थी, जिसके प्रमुख थिंकर मैंने बताए थे होब्स हो गया, रिकार्डो हो गया, एडम स्मिथ हो गए, स्पेंसर हो गए। इन्होंने नकारात्मक अवधारणा दी थी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता को सिर्फ बंधनों का अभाव बताया था, यानी मनुष्य को पूरी तरह फ्री कर दो और उसके बाद ओपन कंपटीशन हो, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, राज्य कम से कम संरक्षण प्रदान करे और जो सबसे कम शासन करे वो सरकार सर्वोत्तम है। और क्योंकि राज्य का कार्यक्षेत्र अगर बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है घटती है। तो ये थी स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। आज देखेंगे कि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव, परंतु यह अर्थ संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था तथा अराजकता में रहने वालों को ही अनुभव हो सकती है। भाई, ऐसी अवस्था समाज में रहने वाले को अनुभव नहीं हो सकती। जो अराजकता में रह रहा है, प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है, वही मनुष्य पूरी तरह फ्री रह सकता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सही रूप में स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त सुअवसर या फिर परिस्थितियाँ प्रदान करना। यानी कि सच्चे अर्थ में मनुष्य कब स्वतंत्र होगा, जब अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके पास सारी परिस्थितियाँ मौजूद हो, चाहे वो परिस्थितियाँ राज्य को ही उपलब्ध करवानी पड़ें, जिससे कि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ भी सकता है। राज्य संरक्षण प्रदान करेगा, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसमें क्या है, राज्य हस्तक्षेप ही कर रहा है, लेकिन वो संरक्षण प्रदान कर रहा है पिछड़े वर्गों को, ताकि वो जनरल कैटेगरी के बराबर आ सकें। तो सच्ची स्वतंत्रता, इन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है कि आपको फ्री छोड़ दिया जाए। ऐसा सिर्फ अराजकता की अवस्था में ही हो सकता है, या फिर जहाँ राज्य ना हो वहीं हो सकता है, जहाँ समाज ना हो वहाँ हो सकता है। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें, और पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि आपको सारी परिस्थितियाँ मौजूद हों। ये अवसर और परिस्थितियाँ या सुविधाएं राज्य ही प्रदान कर सकता है। अतः सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, न कि असीमित, क्योंकि एक व्यक्ति की अगर फुल फ्रीडम दे दी जाए तो दूसरों के लिए उनकी फ्रीडम है उसको कम कर सकती है। इसलिए स्वतंत्रता हमेशा सीमित होती है ऐसी। अब जैसे एग्जाम्पल देखें कि राज्य ने ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन दिया है, तो इससे जनरल कैटेगरी की स्वतंत्रता वो सीमित कर रहा है, वो उनको रिजर्वेशन देके। लेकिन यही स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि समाज के और जन कल्याण के हित में है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। ऐसी स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक दृष्टि से, समाज के हित की दृष्टि से प्रदान की जाती है। स्वतंत्रता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कतिपय विचारकों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। स्पेंसर ने कहा, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन ना करे। इसलिए उसकी स्वतंत्रता लिमिट होगी, क्योंकि इसने ये कंडीशन लगा दी कि दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्कयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। मैकेंजी ने कहा, इनकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने कहा कि भाई, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रतिबंध ना लगाओ। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि तर्क रहित आप प्रतिबंध व्यक्तियों पर लगा सकते हो। तर्क रहित प्रतिबंध कौन से होंगे भाई? जैसे एक व्यक्ति पर अगर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वही प्रतिबंध हो जो समाज के कल्याण के लिए या फिर उस व्यक्ति के खुद के कल्याण के लिए ज़रूरी है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप रोड क्रॉस करते हो तो आपकी स्वतंत्रता पे कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं लगा रखी हैं। आपको रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा, गाड़ी चलाते टाइम आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। तो ये सारे आप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये क्यों लगाए हैं सरकार ने? इससे आपकी स्वतंत्रता कम हो रही है, लेकिन इससे आपका खुद का भला होगा, आपके जीवन की रक्षा होगी, दूसरों के जीवन की रक्षा होगी। इससे एक्सीडेंट कम होंगे, दूसरों का जीवन बचेगा, आपका भी जीवन बचेगा, आपका भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे प्रतिबंध जो तर्कपूर्ण हो, जो तर्कपूर्ण का मतलब है जो सही हो, रैशनल लगे आदमी को, अपने विवेक से अगर आदमी सोचे तो उसको सही लगे और जन कल्याण के लिए भी वो सही हो, तो ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। बाकी जो तर्क
पूर्ण प्रतिबंध नहीं है वो नहीं लगाने चाहिए। फिर लास्की ने क्या कहा, आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हैं उन पर प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। लास्की ने कहा कि भाई जो परिस्थितियाँ मनुष्य के लिए आवश्यक हैं उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए तो क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र है। ग्रीन ने कहा स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य हों। तो ग्रीन ने क्या कहा कि भाई स्वतंत्रता का मतलब है कि जो कार्य करने योग्य हैं आप उनको कर पाएँ, जो वस्तुएं उपभोग करने योग्य हैं आप उनका उपभोग कर पाएँ, तो आप स्वतंत्र हैं। गेटल ने कहा, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीज़ों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हों। इन्होंने भी ये बात की कि जो करने योग्य हैं, जो तर्कपूर्ण काम हैं, उनको करने से आपको आनंद प्राप्त होता है तो आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषाओं के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति का अनुचित हस्तक्षेप न होने दे। गांधी जी के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। यानी कि सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, आप पे नियंत्रण ना हो, आप बिल्कुल फ्री हो, क्या ये सच्ची स्वतंत्रता है? नहीं। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब आप अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाएँ। समाज में राज्य की ओर से ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति एक उन्मुक्त जीवन जी सके, उसका जीवन सुरक्षित हो, उसको आजीविका के अवसर प्राप्त हों, अपने विचारों की वह अभिव्यक्ति कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध, जो मैं अभी तक समझाती आ रही हूँ कि उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। इससे आपकी स्वतंत्रता कम नहीं होगी जबकि वो सच्ची स्वतंत्रता होगी। इसमें दूसरा ये मानते हैं कि समाज और व्यक्ति के हित में कोई विरोध नहीं है, उनके हित एक जैसे हैं, तभी तो व्यक्ति का हित समाज का हित है। समाज और तीसरी बात ये कहते हैं कि राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में निरर्थक है। आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति को इतना तो होना चाहिए कि वो अपना रोज़गार चला सके, अपना जीवन यापन कर सके, उस रोज़गार से न्यूनतम सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो भूखा मर रहा है, तो उसके लिए दूसरी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के क्या क्या प्रकार होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ लिबर्टी। बहुत व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता के कुछ विचारकों ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक होती है, तो प्रकृति की देन है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ उस स्वतंत्रता से है जो राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थी। भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता का हम दो मतलब ले सकते हैं। पहला कि राज्य बना नहीं था, उससे पहले की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता कह लो। जैसे होब्स और रूसो ने, होब्स व रूसो ने इसी अर्थ में स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। उनके अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का वो उपभोग करता था। इसी भाव को व्यक्त करते हुए आशीर्वादम ने लिखा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा जंगली जीवन की स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थकों का कहना है कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र है और सभ्यता ही बढ़ते हुए बंधनों के लिए उत्तरदायी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की स्थापना के साथ ही मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता का लोप हो गया और वह समाज और राज्य द्वारा लगाए गए बंधनों में जकड़ गया। जैसे रूसो का एक सेंटेंस में बार बार दोहराती रहती हूँ कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन अब वह सर्वत्र बंधनों में है। तो ये थिंकर्स ये मानते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी, जब राज्य नहीं था, समाज नहीं थे, व्यक्ति पुरानी अवस्था आदि मानव मान लो जंगलों में झुंड बना के रहते थे, उस टाइम की अवस्था पर अगर ये विचार करते हैं तो कहते हैं कि उस टाइम मनुष्य फ्री था, जैसा चाहता वैसा करता था। जैसे राज्य और समाज हुए तो उस पर बंधन लग गए। परंतु स्वतंत्रता की यह धारणा दोषपूर्ण है। प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था थी, यानी राजनीतिक अवस्था का निर्माण हुआ है, सत्ता, राज्य, सरकारें, विधायिका, ये सब टर्म्स है, उससे पहले की अवस्था थी वो, जिसमें सच्ची स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव ही नहीं था।
दूसरे अर्थ में प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा फिर भी स्वीकार्य है। अब पहला अर्थ तो हमने देख लिया। प्राकृतिक स्वतंत्रता की दूसरी धारणा से क्या मतलब है कि मनुष्य है वो सदा से स्वतंत्रता का पुजारी रहा है, वह स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता स्वाभाविक है और ये राज्य की देन नहीं है। तो पहले तो सिर्फ अवस्था की बात करते हैं कि भाई राज्य बनने से पहले की जो स्वतंत्रता थी उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता उन्होंने कहा। दूसरे कहते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि मनुष्य है वो स्वभाव से स्वतंत्रता का प्रेमी है, राज्य की देन नहीं है, वो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिली हुई है। स्वतंत्रता इस अर्थ में प्राकृतिक है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए यह ज़रूरी है। ग्रीन, लास्की और रिची आदि विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो यानी दो अर्थ निकाले हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता के। पहला, राज्य बनने से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो स्वतंत्रता थी। दूसरा, मनुष्य है वो प्रकृति से ही, उसकी जो मनुष्य की प्रकृति है उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है और वो राज्य की देन नहीं है। अलग अलग इनके थिंकर्स थे, वो मैंने बता दिए। पहले वाली का होब्स और रूसो, दूसरी वाली का ग्रीन, रिची और लास्की। दूसरी स्वतंत्रता की बात करें तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि मनुष्य को जो अपने पर्सनल काम हैं, जो अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य हैं, उनमें स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज के हित को ध्यान में रखकर ही बंधन लगाया जा सकता है। J.S. मिल का विचार था कि व्यक्ति के उन कार्यों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध उसके खुद के जीवन से है, जैसे वो क्या खाता है, क्या पहनता है, वो कैसा रहन सहन या रात को अपने घर पे क्या करता है। जब वो समाज से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, जैसे हमारे जीवन का पूरा दिन ऐसा होता है कि कुछ टाइम तो हम समाज के बीच में रहते हैं, जैसे नौकरी करने जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज प्रभावित होगा। कुछ टाइम हम ऐसे काम कर रहे होते हैं पूरे दिन में जो सिर्फ हमारे से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम क्या खाना चाहते हैं, आज हम क्या पहनना चाहते हैं, आज हम किसके साथ बैठना चाहते हैं, आज हम रात को कब सोना चाहते हैं, कब जगना चाहते हैं। तो मील ने भी यही कहा कि जो इतने पर्सनल काम है व्यक्ति के, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और जब मनुष्य समाज के व्यक्तियों में मिल जाता है, उसके कार्यों से समाज को फ़र्क पड़ता है, तब उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता है ये मानव को समाज से मिलती है, वह नागरिक अथवा सामाजिक स्वतंत्रता होती है। गैटले के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है। नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, कानून के सम्मुख समता, जीविकापार्जन और विचार की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की व्यवस्था आ जाती है। इन स्वतंत्रताओं को प्राय संविधान में रखा जाता है ताकि राज्य उनका अतिक्रमण ना कर सकें। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों को राज्य भी उनका हनन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, उनका हनन होने पर हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जो स्वतंत्रताएं एक मनुष्य को एक राज्य का नागरिक होने के नाते मिलती हैं, जैसे जीवन का, घूमने फिरने की, भाषण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, तो जो हमारे जैसे आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ऐसी स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। चौथी है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ऐसे अधिकार जो नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करें। अब क्या होता है, शासन में आप कब भाग ले सकते हो? तो आप जब खुद खड़े हो, खुद निर्वाचित होने का अधिकार हो, या फिर वोट देने का अधिकार हो, या फिर सरकार का विरोध करने का, उनको प्रार्थना पत्र देने का अधिकार हो। तो जैसे इंडिया में सारे अधिकार मिले हुए हैं। एक आम नागरिक खड़ा हो सकता है चुनाव में, विधायक बनते हैं तो वो आम नागरिक ही होते हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं जिनके पास अच्छे से वोट हैं। लोगों को वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, और उसके बाद सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन। हर नागरिक को मतदान करने का, चुनाव में खड़े होने का, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का और शासन की नीति पर आलोचना करने का। तो शासन से रिलेटेड जितने भी अधिकार एक व्यक्ति को मिले हुए हैं वो सारे राजनीतिक अधिकार या फिर राजनीतिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। अब राजनीतिक अधिकार ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। भाई आपको अधिकार दिए हुए तो आप फ्री हो, उस मामले में अपना यूज़ कर सकते हो। अगला है आर्थिक अधिकार या फिर इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक अधिकार नहीं, सॉरी, स्वतंत्रता।
आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी हो जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बगैर कष्ट के अपने जीवन और अपने कुटुंब के जीवन का निर्वाह कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। इसका मतलब है कि आर्थिक विषमताएं दूर करना ताकि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो। मनुष्य को अपना इच्छा अनुसार व्यापार करने का, व्यवसाय बनाने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक अभाव, भूखमरी और बेकारी से मुक्त हो। तो आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति कम से कम इतना कमा सके कि वो अपना जीवन यापन करे। और धन की विषमताएं बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के पास तो अरबों खरबों रुपए है और एक व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है। इतनी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। राज्य को एक कोशिश करनी चाहिए कि धन की विषमताएं हैं वो कम से कम हों और एक व्यक्ति के पास इतना तो हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने इच्छानुसार व्यापार चुन सके। तो ये सब आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। फिर आती है नैतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से होता है जिसमें अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। नैतिक का मतलब क्या है कि भाई हम नहीं बोलते कि ये काम नैतिक नहीं है। चोरी करना एक गैर विवेकपूर्ण या फिर गैर नैतिक काम है। नैतिक कामों में नहीं आता किसी की मर्डर करना या फिर झूठ बोलना पाप है, ये सब पाप है। तो ऐसे वर्ड्स जब हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे ऐसी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है जिसमें हम स्वार्थपूर्ण ना होकर बिना किसी स्वार्थ के अपने विचार रखते हों। तो नैतिक काम का मतलब वही है जो जिसे बड़े हमें समझाते रहते हैं, वो सब नैतिक काम होते हैं। तो जिसमें हमारा विवेक गवाही दे, हमारा ज़मीर गवाही दे। तो बिना किसी लोभ लालच के अपना जीवन व्यतीत करना। और कोई व्यक्ति अगर लालच से वशीभूत होकर नैतिक इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसे नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र यानी नैतिक स्वतंत्रता या नैतिक रूप से स्वतंत्र कौन होगा? जो अपने बिना किसी लालच के अपना सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। कांट ने इसे विवेकपूर्ण इच्छा की स्वायत्तता कहा है। 7वां धार्मिक स्वतंत्रता। इस वर्ड से पता चल रहा है कि अपना धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है। किसी व्यक्ति को एक धर्म विशेष के पालन के लिए जबरदस्ती बाध्य करना एक अधार्मिक कार्य है या फिर उसकी स्वतंत्रता छीनने जैसा कार्य है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मानना, उसका पालन करना, पूजा अर्चना करना, उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार करना, ये सब करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य को सभी धर्मों को समान मानना चाहिए। किसी विशेष धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो ये हो गई धार्मिक स्वतंत्रता। लास्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है स्वराज या स्वाधीनता से। इस स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से है, जिसका अर्थ है कि हर राष्ट्र सामूहिक रूप से बाह्य और आंतरिक मामलों में पूर्ण तरह स्वतंत्र हो। उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का या ग्रुप का या फिर कोई देश का आधिपत्य ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आप अच्छे से समझ सकते हो। कॉमन सेंस की बात है कि भाई आपका देश स्वतंत्र है, वही राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। तो ये थी कुछ स्वतंत्रताएं। अगली बार देखेंगे हम स्वतंत्रता के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए।